जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। वित्त प्रबंधन और अनुशासन यह मानव सभ्यता के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। वित्त प्रबंधन इसलिए भी जरूरी है कि शासन और सत्ता की कुंजी वित्त के पास में सन्निहित होता है। पैसे में जो ताकत है उस ताकत को व्यवस्थित करना बेहद ज़रूरी होता है, उसको संयमित करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं वह वित्तीय प्रबंधन और अनुशासन है, खास करके शासन के लिए। हमारे बीच इस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं आप अविनाश कुमार सिंह जी। अविनाश जी झारखंड सरकार के वित्त विभाग में CEO हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश जी, जब हम वित्त की चर्चा शुरू करते हैं तो सबसे पहला ये प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर वित्त का प्रबंधन और अनुशासन है क्या? तो धन्यवाद गौतम जी, आपने इस कार्यक्रम में शामिल किया, इसके लिए दर्शकों को और आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये वित्तीय प्रबंधन बहुत ही आवश्यक चीज़ है। इस संबंध में प्रोफेसर मार्शल जो अर्थशास्त्री थे उनका कथन था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था और अर्थविज्ञान जो है सो चक्कर लगाते रहता है। बिना मुद्रा के कोई भी भौतिक गतिविधियों का संपादन नहीं हो सकता, संचालन भी नहीं हो सकता। और इसलिए यह अति आवश्यक है कि इसका प्रबंधन सही तरीके से हो। बिना प्रबंधन से अनियंत्रित हो जाएगा और वह दुख का कारण बन जाएगा। जी बिल्कुल। तो जैसे तुलसीदास इस संबंध में अपने रामचरितमानस में इसका उल्लेख किए हैं, गरुड़ और कागभुसुंडी संवाद में। जी जी। जो गरुड़ जी पूछ रहे हैं 7 प्रमुख प्रश्न का उत्तर जो है सो कागभुसुंडी से जानना चाहे, उसमें 2 प्रश्न का हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न उनके द्वारा पूछा गया कि महाराज आप ये बताइए कि सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है जी। तो कागभुसुंडी का कहना था कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता से बढ़कर कोई बड़ा दुख नहीं है। मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आर्थिक विपन्नता है तो सबसे बड़ा दुख है। लेकिन अगली पंक्ति में वो पैसा अर्जित कर लेने से दुख खत्म हो जाएगा, ऐसी बात उनको द्वारा नहीं कही गई जी। अगली पंक्ति में वो बता रहे हैं कि संत मिलन सम सुख जग नाही। सुख सबसे बड़ा क्या है? संत से मिलना। संत से मिलने से क्या होगा? संत से मिलने से उसका मैनेजमेंट आप जान जाइएगा, उसका कैसे आप उसको सही तरीके से उसका निस्तार कर पाइए, उस पर चल पाइए, इसकी जानकारी उनसे आप मिल जाएगा। और जो सही जानकारी मिल जाएगा तो आप सुखी हो जाइएगा। अन्यथा अगर पैसे से सुख होने की बात कही जाती तो संत की कोई उपयोगिता नहीं थी। बिल्कुल। और अभी के समय में आप बहुत तेरे देख रहे हैं कि बहुत लोग काफ़ी जो है सो धन अर्जित अवैध तरीके से कर लिए हैं, लेकिन उनका रात का नींद जो है सो गायब हो गया है। कब अरेस्ट हो जाएंगे, कब कहाँ चले जाएंगे, अनिश्चितता का खेल है। और तो यह जो है सो 2 धारी तलवार है। इसको नहीं रहने से भी कष्ट है और अनियंत्रित तरीके से अधिक हो जाने से भी कष्ट है। तो यह सुख तब प्रदान करेगा जब इसको उचित मार्ग में चला जाए, सही तरह से अनुशासित ढंग से जब इसका उपयोग किया जाएगा तब यह आपको सुख और शांति प्रदान करेगा। अन्यथा यह झगड़ा फसाद का कारण बनेगा। शासन के लिए भी ये अति आवश्यक है। शासन के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, हर जगह इसका अनुशासन अति आवश्यक है। अच्छा, जैसे अब वित्त प्रबंधन में या अनुशासन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, खास करके बहुत सारे गतिरोध दोनों के बीच में रहते हैं। तो ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार का वित्तीय अनुशासन प्रबंधन या बंटवारा क्या है? किस प्रकार से इसको आप विभाजित करते हैं? देखिए, राज्य सरकार का जो रेवेन्यू का स्रोत है, राजस्व प्राप्ति का जो स्रोत है, वो 3 तरीके से राजस्व का मुख्य रूप से प्राप्त करता है जी। पहला, उसका अपना राजस्व। अपने राजस्व में वो वाणिज्य कर विभाग से ज़्यादा कर प्राप्त करता है।
दूसरा एक्साइज डिपार्टमेंट से, तीसरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से और चौथा रजिस्ट्रेशन से वो कर प्राप्त करता है। यह उसका अपना कर है। इसके अतिरिक्त भी है, लेकिन मुख्य रूप से ये 4 जगह से वो कर लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू 5वां है। लेकिन लैंड रेवेन्यू बहुत कम मात्रा में उसका कर होता है, इसलिए वो अंतिम पायदान पर आता है। लेकिन यही 5 मुख्य रूप से कर है। और दूसरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो वो कर उसका शेयर जो मिलता है राज्य सरकार को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले 4 तरह का कर जो है वो वसूलती है हर एक स्टेट से। वो जो है सो इनकम टैक्स से लेती है, जो सरकारी कर्मचारी है और जो व्यापार कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, सबसे इनकम टैक्स जो है सो वसूलती है और डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है। और कॉरपोरेट टैक्स वो वसूलती है। और तीसरा जो है सो सेंट्रल एक्साइज टैक्स वो लेती है जी। और चौथा जो है सो वेल्थ टैक्स, कोई संपत्ति आप अर्जित बेचते हैं, उससे आपका इनकम होता है, तो उस इनकम पर उसको टैक्स देना पड़ता है। तो ये 4 मुख्य तरह का कर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है। और सेंट्रल जीएसटी टैक्स भी 5वां टैक्स वो वसूलती है मुख्य रूप से। और ये जो टैक्स 5 वसूलती है, इससे जो कुल राशि प्राप्त होता है, इसके बंटवारे के लिए भारत सरकार, केंद्र सरकार एक वित्त आयोग का गठन करती है जी। भारत के संविधान के धारा 280 में प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार एक वित्त आयोग का गठन करेगा और वित्त आयोग जो है सो इस पैसे का कैसे बंटवारा होगा इसका वह निर्धारण करेगा। और इसका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है वित्त आयोग का। 21 में पिछले बार गठन हुआ था, ये 26 तक जो है सो इसका कार्यकाल रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो ये जो पूरा टैक्स जो भारत सरकार प्राप्त करता है, इसका 41% जो हुआ, जैसे 1 रुपया टैक्स हुआ तो 41 पैसे को पहले बांटेगा। तो 41 पैसे को बांटने के लिए ये 4-5 तरह का पैरामीटर वित्त आयोग जो है सो निर्धारित किया है। उसमें जो सबसे पिछड़ा है उसको ज़्यादा मिलेगा और जो थोड़ा आगे है उसको थोड़ा कम मिलेगा। तो 5 जो मापदंड भारत सरकार द्वारा, वित्त आयोग द्वारा निर्धारित है, उसमें है कि रेवेन्यू डिफिसिट अगर कोई स्टेट को हो रहा है, जितना राजस्व प्राप्त है और उससे ज़्यादा उसको राजस्व में खर्च हो रहा है वेतन भुगतान में, और वो राजस्व घाटे में चल रहा है, तो उसको जो है सो एक मापदंड पहला माना गया है। और दूसरा मापदंड माना गया है पॉपुलेशन कितना है, किसकी कितनी जनसंख्या है उसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या को 15% का वेटेज दिया गया जी। जनसंख्या को 15% का वेटेज दिया गया। उसके क्षेत्रफल को भी 15% वेटेज दिया गया। और फॉरेस्ट और इकोलॉजी, वन पर्यावरण को 10% वेटेज दिया गया। और इनकम का जो डिस्टेंस है, जो कोई राज्य ज़्यादा पर कैपिटा इनकम पा रहा है, कोई कम पा रहा है, तो इसका एक मापदंड पहले बनाया गया कि इतना सबसे परफेक्ट होना चाहिए। तो उससे जो कम है उसको ज़्यादा असिस्टेंट दिया जाता है, तो उस पर 45% वेटेज जो है रखा गया। और चौथा रखा गया कि वित्तीय अनुशासन का जो सही तरीके से पालन कर रहा है उसको 2.5% का वेटेज उस पर दिया गया। पहले यह 4 ही था, लेकिन 5वां ये 15वां वित्त आयोग में जोड़ा गया। जब जनसंख्या को जब आधार बनाया गया तो उत्तर भारत की जनसंख्या, उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनके जनसंख्या में ज़्यादा वृद्धि हुई और बनिस्बत दक्षिण भारत का कम वृद्धि हुआ। तो दक्षिण भारत के राज्यों ने आवाज़ उठाया कि हम जनसंख्या नहीं बढ़ाए तो हम कोई क्राइम नहीं कर दिए जी जी, तो हमको भी कुछ मिलना चाहिए। तो उसमें जो है सो 5वां मापदंड जो है सो प्रवेश कराया गया, उसको कहते हैं डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में है मतलब जो जनसंख्या को मैनेज किया, प्रबंधित किया, जैसे मृत्यु दर कम किया, बाल मृत्यु को कम किया, महिला कल्याण पर खर्च किया, इसको जो मैनेज किया उस पर 12.5% जो है सो उसको वेटेज दिया। और इस वेटेज के आधार पर 41% में कितना परसेंट उस स्टेट को पड़ेगा उसका रेट का निर्धारण किया। इसमें अविनाश जी मतलब अपना जो झारखंड है वो कहाँ खड़ा है इस पूरे चित्र में, कहाँ हम कहाँ खड़े हैं?
झारखंड की स्थिति खराब बहुत नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं कहा जाएगा और बहुत खराब भी नहीं कहा जाएगा। इससे कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे पंजाब है और जो फ्रंटियर स्टेट सब है, वो सबको अपना राजस्व प्राप्ति जितना राजस्व प्राप्ति अपना टैक्स लेता है उससे ज़्यादा उसको वेतन भुगतान करना पड़ रहा है जी। ये स्थिति झारखंड को नहीं है। झारखंड मैनेज है, मिसमैनेज नहीं है। अच्छा, झारखंड सरकार ने ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया हो जिसके कारण इसका जो वित्तीय प्रबंधन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया हुआ हो, ऐसा भी कुछ अपना सरकार ने किया है? ये 3 साल पहले वर्तमान सरकार जो है ये सिंकिंग फंड की स्थापना किया। ये कौन सा फंड है? ये सिंकिंग फंड ये निवेश करता है भारत रिजर्व बैंक के पास जी। जितना जैसे जो हम लोग को टैक्स से जो रेवेन्यू आता है उससे हमारा वेतन और जो आवश्यक खर्च है सो तो हो जा रहा है, लेकिन डेवलपमेंट करने के लिए राज्य विकास के पथ पर आगे चले इसके लिए और पैसा की आवश्यकता पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। इसके लिए सरकार को लोन लेना पड़ता है, आरबीआई से लोन लिया या नबार्ड से लिया, हुडको से लिया, आरएससी से लिया, ऐसा सब वित्तीय प्राइवेट या सरकारी किसी एजेंसी ज़्यादातर से सरकार से ही लेता है, प्राइवेट से बहुत कम, नहीं के बराबर, लेकिन सरकार का ही जो संस्था है उसे लोन लेता है। तो जितना लोन स्टेट गवर्नमेंट लिया है उसका 5% सिंकिंग फंड में रखने का निर्णय लिया गया हर एक साल। ये झारखंड सरकार 3 साल पूर्व यह निर्णय लिया गया और अभी जो है वो 1500 कुछ करोड़ जो है सो इसमें जमा है सिंकिंग फंड में 3 साल में 1500 कुछ करोड़ हो गया। ये वर्तमान साल में 567 करोड़ जो है सो जमा किया गया। इसका विशेष फायदा क्या है कि जब भी कोई आकस्मिक स्थिति आवे या अचानक पैसे का शॉर्टेज हो जाए तो उस पैसे का हम उपयोग कर सकते हैं या उससे हम लोन ले सकते हैं रिजर्व बैंक से। जितना इस साल हम सिंकिंग फंड में जमा किए उतना पैसा रिजर्व बैंक हमको लोन के रूप में दे देगा और रेपो रेट से 2% कम रेट इंटरेस्ट रेट पर जो है सो वो देगा। जैसे रेपो रेट क्या होता है कि रिजर्व बैंक सभी बैंकों को ऋण देता है और एक निर्धारित ब्याज के दर पर देता है, तो वो जो निर्धारित दर है वो रेपो रेट है, उससे 2% कम रेट में हमको झारखंड को दे देगा पैसा। जैसे अभी 567 करोड़ अगर झारखंड सरकार चाहे तो रिजर्व बैंक उसको तुरंत 1 मिनट में दे देगा और रेपो रेट से 2% कम इंटरेस्ट पर दे देगा। तो ये इमरजेंसी में इसका ज़रूरत पड़ेगा। ये जब कोविड जब आया तो उस समय इसकी ज़रूरत पड़ी। उस समय बहुत दिक्कत हो गया, लोन लेके वेतन भी कुछ लोन लेके पेमेंट करना पड़ा। तो उस स्थिति को देखते हुए वर्तमान सरकार अभी यह निर्णय लिया है कि हमारा कुछ पैसा जब जमा रहेगा तो हमको या तो उससे हम डायरेक्ट ले लेंगे या उससे लोन भी ले सकते हैं। तो ये व्यवस्था जो है सो बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छा अविनाश जी, एक चीज़ केंद्र और राज्य के जो प्रबंधन हैं उसमें कई समय में देखा जाता है गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो ये गतिरोध क्यों उत्पन्न होता है? देखिए, गतिरोध तो वैचारिक मतभेद तो परिवार में भी होता है जी और समाज में भी होता है, और कुछ मायने में गतिरोध जो है सो विकास के लिए आवश्यक भी होता है। और हम जो कहें वही आप मान लें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो आप गतिरोध कर रहे हैं मतलब आप अपना कुछ विचार रखना चाह रहे हैं जी। और दोनों विचार को सुनने के बाद जो रिजल्टेंट होगा वही अच्छा होगा, जो दोनों को स्वीकार होगा वो अच्छा होता है। इसलिए गतिरोध बहुत खराब चीज़ नहीं है, सामान्य रूप से यह अच्छा ही माना जाता है। तो वर्तमान में जो भी किसी प्रकार के किसी स्टेट के साथ जो गतिरोध है वो सकारात्मक है, उसको सकारात्मक है वे में लेना चाहिए। अब सभी पहलुओं को कोई आदमी नहीं सोच पाता समग्र रूप से जी। कुछ पहलू को हम देख पाए, कुछ पहलू को आप देख पाए, और जो हम देख पाए उस बात हम रख रहे हैं, और जिस पहलू को आप देख पाए वो आप रख रहे हैं, और इसको हम लोग कह रहे हैं गतिरोध। गतिरोध नहीं है बल्कि हम लोग दोनों मिलकर पूर्ण है। एक पक्ष कभी पूर्ण नहीं होता। बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, एक सामान्य नागरिक को वित्त प्रबंधन क्यों जानना चाहिए? वित्त
प्रबंधन, जब तक वित्त प्रबंधन होगा ही नहीं तब तक वह सुख शांति उसको पा ही नहीं पा सकता। जैसा कि हम पहले ही बार बोले थे कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता से बड़ा दुख नहीं है। और तब है कि पैसा प्राप्त होने से सुख नहीं मिलेगा, तो पैसा प्राप्त, वो पैसा मैनेज वे में आएगा, सही तरीके से आएगा, और सही तरीके से जब खर्च होगा तब वह सुख और शांति प्रदान करेगा। और जैसे ही उसमें गड़बड़ी आएगा तो वह दुख का कारण बनेगा। जब हम पहले बार वीडियो बने थे तो उस समय डबल लॉक का सिस्टम था जी। तो डबल लॉक का सिस्टम में एक चाबी नाजिर के पास रहता है और एक चाबी जो है वीडियो के पास रहता था पहले। अब तो खत्म हो गया बैंक के आने से। तो जो प्रभार के समय जो वीडियो का जो चाबी होता था वो अपने बड़ा बाबू को देते थे और बड़ा बाबू नए वीडियो को चाबी थमाते थे, और उसमें कुछ टिप्स बड़ा बाबू दिया करता था कि यह क्या है। तो हम जो पहली बार जब चार्ज लिए थे तो वो बड़ा बाबू जो है सो हमको वीडियो साहब पुराने वाले जो थे उनको चाबी दिए बड़ा बाबू को, और बड़ा बाबू हमको दिए, और ये टिप्स दिए हमको कि सर यह जो चाबी है यह गेहूमन सांप है। अच्छा अच्छा बिल्कुल। इसको अगर जरा सा भी मिस्टेक हो गया हाँ तो वो डस लेगा। हाँ, छेड़छाड़ कीजिएगा, छेड़छाड़ किए तो डस लेगा, लेकिन अगर छेड़छाड़ नहीं किए, मैनेज वे में चले, सही तरीके से चले, तो जैसे भगवान को शेषनाग रक्षा करता है उसी तरह ये आपकी रक्षा भी करेगा। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इससे रक्षा लीजिए या इससे आप मार खाइए। ये बड़ा बढ़िया उदाहरण उन्होंने दिया जी, बहुत अच्छा उदाहरण दिया जी। तो अच्छा, दूसरी बात, जब हम वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन पर हम जब चर्चा करते हैं तो एक सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष होता है वो है कि डेवलपमेंट का। अब डेवलपमेंट में कई प्रकार के गतिरोध पैदा हो जाता है, तो डेवलपमेंट के गतिरोध और वित्तीय प्रबंधन ये दोनों आपस में किस प्रकार से मैनेज करता है एक दूसरे को? देखिए, प्लानिंग आपका सही होना चाहिए जी। जब जैसे डेवलपमेंट के लिए लोन लेना पड़ता है, लोन लेके ही आप ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो लोन लेने के पहले आप उसकी रूपरेखा पूरा तैयार कर लीजिए। उसमें क्या क्या अड़चन आने वाला है इसको एक्सरसाइज कर लीजिए, और इसको कैसे दूर किया जा सकता है इसका पूरा जो है सो विवेचना करके उसको हल कर लेने का प्रयास कर लीजिए। जो पूरी तरह से यह आश्वस्त हो जाए कि पैसा आएगा और तुरंत खर्च होगा, तब लोन की प्रक्रिया प्रारंभ करिए और लोन लीजिए, और तुरंत जो अगर योजना का कार्यान्वयन हो जाएगा तो योजना का लाभ तुरंत देना शुरू करेगा, और उससे जनता का भी फायदा होगा, राज्य का जीडीपी बढ़ जाएगा। और देरी करिएगा, पहले लोन ले लीजिएगा। पहले कुछ लोग करते क्या है, कभी कभी अपने स्वार्थ में कि पैसा हम पहले ले लें, तो पैसा लोन में ले लिए, और लोन में ले लिए, हमारा कार्य योजना पूरा नहीं है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसकी हमको रूपरेखा तैयार नहीं है, तो जैसे ही लोन लिए तो उसका ब्याज शुरू हो गया। जैसे ही आपके हाथ में पैसा है ब्याज शुरू हो गया, और अभी आप कार्यान्वयन कर नहीं रहे हैं और उसका ब्याज दे रहे हैं, और जितना देर करिएगा उसका लागत कॉस्ट बढ़ते ही जाएगा, और लागत कॉस्ट जो बढ़ते रहेगा तो अल्टीमेट जो है सो राज्य डिफिसिट में चला जाएगा, घाटे में चला जाएगा। इसलिए इसका प्रबंधन आवश्यक है। प्रबंधन इसका आवश्यक है। अच्छा, जब वित्त प्रबंधन की चर्चा होती है तो उसका एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है बजट। एक सामान्य आदमी बजट को कैसे समझे? बजट बड़ा मतलब वेग शब्द है। व्यक्तिगत बजट तो हम समझ लेते हैं कि 10 रुपया लाना है और 5 रुपया खर्चा करना है या 7 रुपया खर्चा करना है, और स्टेट का जो बजट है वो थोड़ा पेचीदा मामला होता है। उसी का थोड़ा विस्तृत रूप है, जिसे जितना पहले पैसा कहाँ कहाँ से आता है, तो जैसे हम बता रहे थे 4 स्रोत है पैसा आने का। पहले अपना इनकम स्रोत हो गया, दूसरा जो है अपना जो रेवेन्यू है उससे आ गया, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट जो रेवेन्यू लेती है उसका हिस्सा, उसका शेयर मिलता है, और तीसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में माइंस डिपार्टमेंट से मिलता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू मिलता है। ये नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या हुआ? उसमें टैक्स नहीं लगाया जाता है। जैसे माइंस को लीज दिए
तो उसको टैक्स नहीं कहा जाता है, उसको नॉन टैक्स उसका दूसरा नाम दिया गया है। अच्छा। और ऐसे जैसे वाणिज्य कर में जो टैक्स ले रहे हैं या ट्रांसपोर्ट में जो टैक्स ले रहे हैं उसको जनरल टैक्स कहा गया और उसको नॉन टैक्स कहा गया। नाम देने का है, हाँ, नाम देने का है। तो उसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू में मुख्य रूप से माइंस का रेवेन्यू रहता है और फॉरेस्ट का रेवेन्यू रहता है और सभी विभाग में कुछ न कुछ रेवेन्यू रहता है गुप्त रूप से, जो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। जैसे किसी विभाग में अगर कोई रेवेन्यू नहीं है तो कम से कम सूचना अधिकार में कोई सूचना मांगेगा तो 10 रुपया तो पोस्टर बिल्कुल हाँ, तो वो भी रेवेन्यू हुआ, तो वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू है, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। और चौथा जो रेवेन्यू का स्रोत है वो भारत सरकार 2 तरह की योजना चलाती है, एक केंद्रीय योजना और एक केंद्र प्रायोजित योजना। तो केंद्रीय योजना जो होती है उसमें 100% पैसा भारत सरकार लगाता है। अच्छा, जैसे कोई ऐसी योजना? हाँ, उसमें जो है व्याघ्र रक्षा योजना, बाघ का कमी हो गया है, हाँ। तो बाघ वाला में रखा गया है। अंधापन दूर करने की योजना, 4-5 योजना है। जैसे प्रधानमंत्री घर वाला योजना जो हाँ, है। प्रधानमंत्री घर वाला योजना जो है वो केंद्र प्रायोजित योजना है। अच्छा, केंद्र प्रायोजित है जी, घर वाला केंद्र प्रायोजित योजना है। मनरेगा जो है सो केंद्र प्रायोजित योजना है। मनरेगा केंद्र प्रायोजित योजना में कुछ अंश सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और कुछ अंश स्टेट। ये कितना अंश दोनों का अंशदान होता है? जैसे हर योजना में अलग अलग होता है। मनरेगा का एक उदाहरण से हम बता देते हैं जी। मनरेगा योजना में 2 पार्ट होता है, एक लेबर का पार्ट होता है और एक उसमें जो सामग्री लगेगा उसका पार्ट होता है जी। तो लेबर में जो खर्च होगा उसका 90% सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है और 10% राज्य सरकार देती है। अच्छा, ये जो केंद्र की योजना या केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, तो वो 41% जो स्टेट गवर्नमेंट को जो देती है उसमें है कि ये अलग से देती है? देखिए, 41% में तो जो इसका स्टेट का शेयर 3.307% है वो आपको दे दिया। उसमें आप जो बुझाए अनटाइड फंड है उसको राज्य सरकार की स्वतंत्रता है, जहां उस खर्चा करना चाहे वहां खर्चा करेगी। जो 59% जो रेस्ट बचा उस पर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पांच तरह के कार्य के लिए देता है जी। जिसे रेवेन्यू डेफिसिट जिसका ज़्यादा है उसको मेकअप करने के लिए देता है, या नगर निकाय या पंचायत के डेवलपमेंट के लिए पैसा देता है दूसरा, और तीसरा डिजास्टर मैनेजमेंट, कोई आपातकालीन स्थिति हो गया, वज्रपात हो गया या ऐसा कोई भूकंप हो गया, ऐसा उसके लिए वो पैसा निर्धारित करता है। और चौथा पैसा सरकार देती है कोई स्पेसिफिक सेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करती है कि इस सेक्टर आपका पीछा है तो उस सेक्टर में वो पैसा देती है और वो कहती है कि इसी सेक्टर में वो पैसा लगाइए। कल्याणकारी योजना। और पांचवा स्टेट गवर्नमेंट को एक सेक्टर निर्धारित करने के लिए कहती है केंद्र सरकार कि आप एक सेक्टर निर्धारित करिए, उसमें हम पैसा देंगे। अच्छा, तो ये 5 सेक्टर में उसमें पैसा जो देती है वो 59% जो बचा उसमें से देती है। तो ये मनरेगा वगैरह भी उसी में देती है 59% में। अच्छा, 59% का इसका कितना परसेंटेज बनेगा वो उसके आधार पर देती है। अच्छा, सबसे एक जो प्रमुख पक्ष है बजट के बाद एक्सपेंडिचर, जो स्टेट गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर बनाती है वो किस आधार पर बनाती है? कैसे ये तय करती है कि हमारी ये जो सेक्टर है ये हमारी प्राथमिकता का सेक्टर है? ये कैसे निर्धारित करती है? देखिए, हर एक 3 महीना में जो है सो इसकी समीक्षा करती है जी। और एक्सपेंडिचर में कहीं कहीं लीकेज हर स्टेट में हो जाता है और इस पर निगरानी रखना और प्रबंधन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसमें जो लीकेज होता है ये इसीलिए होता है कि योजना पूर्ण रूप से तैयार नहीं होता, बजट आ गया और पैसा निकाल के खर्च कैसे करें। तो इसमें हम लोग को सावधानी यह बरतनी चाहिए कि हम अगला बजट जो बनेगा उसके पहले से हमको पता है कि हमारे रिकमेंडेशन से ही बजट बनेगा। कोई प्रशासनिक विभाग जो अपना प्रस्ताव देता है उसी को वित्त विभाग
स्वीकार करती है जी। तो उसको आपको पता है कि अगला साल जो है सो हम फलाने चीज बनाएंगे, मोटा मोटी पता है। तो जो पता है उसमें आप पूरी तैयारी से रहिए कि जैसे ही पैसा मिलेगा वैसे ही जो है उसको खर्च करेंगे। तो इसमें थोड़ा लीकेज हो जा रहा है। इधर कुछ सुधार हुआ है लेकिन इसमें और भी सुधार की आवश्यकता है। प्राथमिकताएं कैसे तय करते हैं? हमारी जो स्टेट है, जो स्थानीय सरकार है, ये प्राथमिकताएं कैसे तय कर सकती है? प्राथमिकता जो तय करता है, पहले जो सामाजिक सुरक्षा की योजना है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन हुआ, अनाज सबको उपलब्ध कराना है, और राइट टू फूड, हाँ, स्वास्थ्य की सुविधा के लिए जो कर्मी लगा हुआ है और दवा वगैरह का है, इसको जो है सो पहले करना है, क्योंकि उस सामाजिक सुरक्षा सबसे आवश्यक चीज है। और उसके बाद जिसमें प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्ट आने लगेगा जल्दी, उसको पहले हम लोग करेंगे। जैसे रोड है, रोड जैसे बन जाएगा तो तुरंत ट्रांसपोर्ट टैक्स से भी टैक्स आने लगेगा, आने जाने का आवागमन ठीक हो जाएगा, तो बाजार में भी एक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो रोड को हम लोग पहला प्राथमिकता देते हैं, डेवलपमेंट तो वाला। पहली प्राथमिकता सामाजिक सुरक्षा, दूसरी प्राथमिकता जो आमदनी वाला जो सेक्टर है उस पर, और तीसरी जो है सो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, उसके पैसा बचने पर उसका मैनेजमेंट। यही मैनेजमेंट देखिए बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट में जैसे मेरे पास 100 रुपया है, हम घर से बाहर गए और हमको सर दर्द शुरू हो गया, हमको भूख भी लग गया और हमको आना भी जरूरी है, वहाँ से वापस लौटना है, और 100 रुपया में तीनों काम नहीं हो पा रहा है, तब यहीं पर मैनेजमेंट प्रारंभ होता है। तो अपने प्रबंधन को जिस प्रकार से हम प्रबंधित करते हैं, अनुशासित करते हैं और पैसे का मैनेजमेंट करते हैं, उसी प्रकार राज्य और केंद्र सरकारें भी पैसे का उसी प्रकार प्रबंधन करती है। आज हमारे बीच अविनाश कुमार सिंह जी आए। अविनाश जी ने काफ़ी खुल करके राज्य और केंद्र का जो वित्तीय अनुशासन है और वित्तीय संबंध है, इस पर विचार रखा। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार। हम इसी चर्चा के साथ हम यही चर्चा पर विराम देते हैं और फिर हम अगला विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार। धन्यवाद गौतम जी, जोहार।